सो गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। टॉपिक 15 कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। इससे पहले प्री रिक्वेस्ट क्या है कि टॉपिक 13 और 14 देख लेना, क्योंकि अभी तक हमने डिपेंडेंसीज डिस्कस करी है ना। टू मिनिमाइज द कंट्रोल हैजार्ड या कंट्रोल हैजार्ड को कम करने के लिए, हैजार्ड मतलब डिले या स्टॉल, तो एक हार्डवेयर टेक्निक यूज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रांच प्रिडिक्शन बफर। ठीक है, याद होगा कि हम रीनेमिंग मैकेनिज्म का यूज करते थे, कोर मेमोरी, डेटा मेमोरी, जब स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी हुआ करती थी, है ना। जब डेटा डिपेंडेंसी की बात आई तो हमने प्रीवियस वीडियो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग डिस्कस करा। तो ये सब हार्डवेयर टेक्निक्स है। तो ऐसे ही कंट्रोल डिपेंडेंसी की बात आती है तो हम ब्रांच प्रिडिक्शन बफर का यूज करते हैं। इसको हम टारगेट बफर या लूप बफर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में इफ द पाइपलाइन इज डिजाइंड विद ब्रांच प्रिडिक्शन देन अज्यूम दैट टारगेट एड्रेस इज प्रेजेंट इन फर्स्ट स्टेज। टारगेट एड्रेस प्रेजेंट हो जाएगा पहली स्टेज में, अगर पाइपलाइन ब्रांच प्रिडिक्शन से डिजाइन करी गई है। नहीं तो अदरवाइज बिना ब्रांच प्रिडिक्शन के अज्यूम करेंगे कि टारगेट एड्रेस इज नॉट अवेलेबल पहले स्टेज पे, ऑब्वियस। ठीक है, तो मिनिमाइज करना है अगर कंट्रोल हैजार्ड को, तो सॉफ्टवेयर टेक्निक का यूज होता है डिलेड ब्रांच। हार्डवेयर तो क्या हो गया, ब्रांच प्रिडिक्शन। ब्रांच प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, इसी को सॉफ्टवेयर अगर वे में हम डिफाइन करना चाहें कि ऐसे कंट्रोल हैजार्ड कम हो जाए, तो हम डिलेड ब्रांच का यूज करते हैं। तो इट इज अ कंपाइलर टेक्निक। सो कंपाइलर रीअरेंजेस द कोड टू अवॉइड द स्टॉल्स इफ पॉसिबल। ठीक है, कंपाइलर की टेक्निक है। कंपाइलेशन कोड में चेंजेस होते हैं तो क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं कोड को इफ पॉसिबल। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट द एनओपी इंस्ट्रक्शन। याद है पिछली बार हमने नो ऑपरेशन डिस्कस किया था आफ्टर द जंप। नहीं तो या तो रीअरेंज पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एनओपी इंस्ट्रक्शन को यूज कर लेंगे आफ्टर द जंप इंस्ट्रक्शन टू प्रिजर्व द एग्जीक्यूशन पाथ इफ नॉट पॉसिबल टू रीअरेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे यूजर कोड है, अब एड्रेस दे रखा है हमें, प्रोग्राम काउंटर बढ़ रहा है धीरे धीरे। सेम एग्जाम्पल जो प्रीवियसली डिस्कस करा था, I1 I2 I3 जंप इंस्ट्रक्शन I4, और जंप इंस्ट्रक्शन जब चलेगी तो 2000 एड्रेस पे जंप होगा। ठीक है, अनकंडीशनल बी, बी मतलब ब्रांच, ब्रांच आ गई है ना एक तरह से। तो BI1 BI2। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट था I1 I2 I3 आई थ्री के बाद, I3 के बाद BI1 BI2 चाहिए था, मगर एक्चुअल आउटपुट में क्या आ रहा है, I4 भी आ जा रहा है, जो कि अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, बात हो चुकी है लास्ट में। पूछना मत कैसे आया, देख के आओ प्रीवियस। ठीक है, और कंपाइलर क्या करेगा, दो तरह की चीजें कर सकता है इस ये अनवांटेड इंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए। पहला रीअरेंजमेंट, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनओपी इंस्ट्रक्शन। तो देखो, रीअरेंजमेंट करेगा तो मशीन जनरेटेड एड्रेस तो ये है। ठीक है, मशीन जनरेटेड एड्रेस ये है, मतलब अब वो 1001 वगैरह प्रोग्राम काउंटर चल रहा था ना, अब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर I1 से चलेगा, क्योंकि चेंज हो गया है। ठीक है, बातचीत चेंज हो गई। यहाँ पे देखो, जो मशीन जनरेटेड एड्रेस है उसमें I3 पहले आ गया I2 से, पहले I2 I1 के बाद I2 आता है ना। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट यानी आगे पीछे कर दिया। तो I3 को पहले कर दिया क्योंकि I4 अनवांटेड चल रहा था, मगर अब I2 चलेगा, तो अनवांटेड तो है नहीं, है ना। तुम बोलोगे कि भाई I1 I3 I2 BI1 BI2 है, मगर क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट में? नहीं भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ जंप इंस्ट्रक्शन है ना। ठीक है, ट्रांसफर और कंट्रोल कर रहा है बस, और कुछ नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही करा, प्रोग्राम काउंटर बढ़ता गया। हमें बस रेफरेंस पता है, हमें एड्रेस नहीं पता, क्योंकि अब मशीन जनरेटेड एड्रेस की बात हो गई है। तो हमें पता है कि I1 के बाद I2 आता है, तो प्रोग्राम काउंटर I1 से I3 पे, प्रोग्राम काउंटर I3 पे चला गया क्योंकि I1 के बाद I3 आ रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद I2, फिर अगली स्टेज में I4। I4 नहीं चलेगा, यहाँ पे दो बार चेंज होता है एड्रेस, है ना। I2 के बाद I4 आना चाहिए था, कट गया। और इस इंस्ट्रक्शन की वजह, क्योंकि डिकोड स्टेज पे पता चलता है कि हाँ ये जंप इंस्ट्रक्शन थी, तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ जंप हो जाती है, BI1 पे। ठीक है, और ये कहानी तो मैंने पहले भी बता रखी है, ऐसे ही चलेगा। तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज डिफरेंट बट प्रोग्राम आउटपुट इज सेम एज एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्लियर, भले ही सीक्वेंस डिफरेंट है। अब एक दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनओपी इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, I3 जो कि जंप इंस्ट्रक्शन है उसके बाद एनओपी घुसा देंगे, जो कि कुछ नहीं करता है। तो अनवांटेड इंस्ट्रक्शन है, स्टॉल है, मगर आउटपुट में दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इज डिफरेंट बट प्रोग्राम आउटपुट इज सेफ। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हुई। IF ID जब इंस्ट्रक्शन 1 पहुंचा, I2 आई स्टेज में पहुंच गया, I1 I2 I3 मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रखता है ना।
अभी प्रोग्राम काउंटर एनओपी, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या, जैसे ही एनओपी आगे बढ़ा अनवांटेड, क्लियर है। i3 जैसे ही आगे बढ़ेगा हमें बता देगा कि यहाँ पे दिक्कत है भाई। नेक्स्ट में पहुंचे ना तो अनकंडीशनल टीओसी आ गया, चेंज करा bI1 पे और आगे जाके स्मूथ चला। ठीक है, तो i1 i2 i3 एनओपी bI1 bI2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में। अभी तक तुमने ऑपरेंड फॉरवर्डिंग सुना था, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या हो गया? एक्चुअल में ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज हो रहा था हमारा रिस्क में, है ना, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में। अब इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग जो है एक तरह से जर्नलाइज है। प्रोग्राम इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कॉल्ड इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ये तुम्हें पता है, इंस्ट्रक्शन वन फिर टू फिर थ्री ऐसे चलती है ना, तो टॉप टू बॉटम चलता है, तो इसको इन ऑर्डर सीक्वेंस कहते हैं। तो इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, इफ एन इंस्ट्रक्शन इज डेटा डिपेंडेंट, मान लो कि कोई डेटा डिपेंडेंट है, तो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन को तो आर ऑल्सो शेयरिंग द स्टॉल साइकिल which are created by the dependent instruction even they are independent। समझे? कहने का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, i1 i2 i3 i4। अब i2 को i1 का रिजल्ट चाहिए, यानी r0 की वैल्यू चाहिए अपना काम करने के लिए। सही बात है, अपना सबट्रैक्शन जो भी कर रहा है, ऑपरेशन लगा रहा है, उसमें i2 को इनपुट में i1 का आउटपुट चाहिए। तो जब तक i1 का आउटपुट नहीं आ जाता i2 वेट करेगा, और जब तक i2 पूरा नहीं हो जाता तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ये i2 की वजह से और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो ये स्टॉल क्रिएट हो रहा है, बिकॉज i2 इज डिपेंडेंट ऑन i1 बिकॉज ऑफ r0 या r0। टू मिनिमाइज द स्टॉल विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म वी यूज इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। अब समझ में आया? तो अगर स्टॉल को हटाना है बिना ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म के, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग जनरली हम क्या करते थे, देख लेना अगर अच्छे से समझना है, बस बफर में स्टोर कर देते हैं ना, बिना रजिस्टर में आए हुए हम पहले ही यूज कर लेते थे डेटा का। एनीवेज, यहाँ बोल रहे हैं इस ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज होती थी। जब हार्डवेयर डज नॉट सपोर्ट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग तब क्या करें? तब इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है टू हैंडल द अबव कंडीशन। ठीक है, तो शेड्यूलिंग मीन्स टू एग्जीक्यूट द इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कॉल्ड आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो अभी तक तुमने इन ऑर्डर देखा, यहाँ पे इन ऑर्डर की बात हो रही थी क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे थे, अब आउट ऑफ ऑर्डर काम हो रहा है। ध्यान, ये नॉमन पे ध्यान देना। ठीक है, अब बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये रीऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी अब हमने क्या करा, i1 के बाद i3 फिर i4 फिर i2 कर दिया। भाई तुम दोनों नीचे क्यों वेट कर रहे हो, तुम काम चालू रखो अपना। ठीक है, i2 को लास्ट में ले आएंगे, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया। तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन कॉज टू मोर डिपेंडेंसी। ठीक है, भले ही हमने अपनी समझदारी तो दिखा दी आगे पीछे करके चीजों को, मगर डिपेंडेंसी और क्रिएट हो गई। याद होगा कि इससे पहले मैंने डिस्कस की थी, देखो तीन तरह की डिपेंडेंसी है, दो तो ये हो गई, एक पहले डिस्कस हुई है, ठीक है, वो ट्रू डिपेंडेंसी वाला काम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंटी डेटा डिपेंडेंसी आ गया और दूसरा आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी आ गया आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डूइंग रीऑर्डरिंग या आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने की वजह से। देखो कैसे, मान लो इंस्ट्रक्शन जे, जब भी इंस्ट्रक्शन जे की बात होगी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन आई फर्स्ट होगी। ठीक है, आई के बाद जे आता है। तो अगर इंस्ट्रक्शन जे जो है रीड कर रही है बिफोर राइट, जब राइट ही नहीं हुआ है रीड कैसे करेगा? समझ में आया? राइट मतलब एक बार हमारे को वैल्यू मिल जाए r0 की, ठीक है, ऊपर। तो अगर रीड बिफोर राइट हो रहा है तो यहाँ पे डेटा लॉस है। तो ये होता है ट्रू डेटा डिपेंडेंसी, बात हो चुकी है ना। राइट बिफोर रीड, ये होता है राइट बिफोर रीड, ये होता है डेटा लॉस, ये भी इसको कहते हैं एंटी डेटा डिपेंडेंसी, ये वाला। ठीक, ट्रू डेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जिक्यूटिव देखते हैं, हमें वो डेटा डिपेंडेंसी नहीं देखते जो पहली और चौथी उसके बीच में हो रही है, क्योंकि सारे स्टॉल शेयर करते हैं ना। ये सारी बातें हो चुकी हैं, मगर डिटेल में देखेंगे नीचे वालों को। ठीक है, अभी बस तुम्हें बस एक मैप करवा रहे हैं। राइट बिफोर रीड हो गया, फिर है राइट बिफोर राइट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने राइट करा उससे पहले तुमने राइट कर दिया, तो हमें जो एक्चुअल आउटपुट चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसको आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में जब तुम रीड आफ्टर राइट बोलते हो ना, देखो बिफोर लगेगा तो ये तो हमारा कोशिश है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि हम रीड कर लें लिखने से पहले बिफोर राइट, ये हमारी चाह है। ठीक है, मगर आफ्टर जब लगता है ना, रीड आफ्टर राइट, वो क्या है, वो एक स्टॉल है, डिले है, जो कि फैक्ट है। ठीक है, मैं अभी मैं दोबारा से बताऊंगा ये जो मैं बोल रहा हूँ,
तुम्हें अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, एक एक करके समझते हैं। एंटी डेटा डिपेंडेंसी पे आते हैं। ट्रू डेटा हम बात कर चुके हैं। इन दिस डिपेंडेंसी विल occur in the pipeline when the instruction j is tries to write the data before instruction I read it। दिक्कत होती है याद रखने में कि एंटी वाली कौन सी थी, आउटपुट वाली कौन सी थी, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। एंटी डेटा जब भी होगा वो राइट बिफोर रीड हो रहा है। आउटपुट में दिक्कत आएगी यानी दोनों ही राइट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा बहुत पैटर्न ढूंढो। क्लियर। तो ये डिपेंडेंसी तब होती है जब हमारा इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू राइट डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट। ठीक है, तो राइट करने की कोशिश पहले हो रही है बिफोर रीड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I3 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर I2। देखो ये जो एग्जाम्पल है, छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। देखो, I3 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर I2। I3 को देखो, I2 से पहले हुआ ना यहाँ पे। देखो, I3 जब हमने रीअरेंज करा, रीऑर्डर करा, तभी तो ये डिपेंडेंसी आई। तो कहने का मतलब था कि हम I3 को पहले चला रहे हैं। अब I3 की मांग है किसकी? I4 की। I3, सॉरी मांग कह रहा हूँ, I3 का आउटपुट है I4। और एक्चुअल में I4 की कोई वैल्यू हुआ करती थी, मान लेते हैं I4 की वैल्यू थी 7। ठीक है, मगर ये मल्टीप्लाई ये वाली पहले चला दी तुमने, ये इंस्ट्रक्शन पहले रन कर दी। ध्यान देना, I2 को हम लास्ट में रन कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। I1 के बाद I3 है ना, फिर I4, फिर I2। तो अब जो भी I4 की वैल्यू थी, इस थर्ड इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद वो क्या हो गया? मतलब I4 को रीड करना चाहिए था R2 को, मगर उससे पहले ही I3 ने क्या कर दिया? राइट कर दिया। तो राइट बिफोर रीड हो गया ना। तो यही इसी को कहते हैं हम क्या? एंटी डेटा डिपेंडेंसी। क्योंकि I3 अपडेट रजिस्टर R4 कर दिया बिफोर I2 रीड इट। उसने मल्टीप्लाई वगैरह का कुछ चक्कर लगा दिया अपनी इंस्ट्रक्शन में, और I2 रीड भी नहीं कर पाई। अब I2 जब रीड करेगी तब तक R4 चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो डेटा लॉस हो गया, तो क्योंकि न्यू वैल्यू रीड हो रही। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी। दिस डिपेंडेंसी विल अकर इन द पाइपलाइन व्हेन द इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन आई राइट्स इट। सॉरी, राइट लिखा है। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन जे राइट करने की कोशिश करेगी, उससे मतलब इंस्ट्रक्शन बिफोर। ठीक है, आई इंस्ट्रक्शन आई से पहले इंस्ट्रक्शन जे ट्राई करेगी राइट करने का। जैसे देखो, I4 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर I2। I4 एग्जीक्यूट हो रहा है I2 से पहले, है ना। तो I4 में ध्यान से देखोगे, ये क्या कर रहे हो? I3 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर। I3 का आउटपुट चाहिए ना हमें, I4 का आउटपुट चाहिए, सॉरी। R3 की वैल्यू क्या हो रही? डिवाइड हो रही है इन दोनों का, जो भी वैल्यू आएगा। मगर यहाँ पे I2 भी यही कर रहा है, R3 की वैल्यू। तो एक तरह से दोनों ही आउटपुट जो है वो चेंज करके ला रहे हैं। एक्चुअल सीक्वेंस में तो बदलाव आएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि I4 आखिरी में चलेगा टॉप डाउन की वजह से, मगर हमने तो क्या कर दिया? आउट ऑफ ऑर्डर रीऑर्डर कर दिया। तो I2 बाद में चलेगा, जिसकी वजह से R3 की वैल्यू कुछ और ही आ जाएगी। तो यही हुआ कि I3 अपडेट्स द रजिस्टर R4 बिफोर I2 सॉरी 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 I4 इज एग्जीक्यूटेड बिफोर I2, है ना। तो I4 अपडेट द रजिस्टर R3 बिफोर I2 रीड्स इट। तो R4 ने पहले ही अपडेट कर दिया, तो देयरफॉर डेस्टिनेशन इज इनकरेक्ट विद ओल्ड वैल्यू। तो डेटा लॉस हो गया। ठीक है, तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? टू मिनिमाइज द एंटी डेटा एंड आउटपुट डेटा स्टॉल, हार्डवेयर मैकेनिज्म इज यूज, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर का रीनेम करना। ठीक है, रजिस्टर रीनेमिंग। ठीक है, रीनेमिंग मैकेनिज्म यहाँ पे भी यूज हो रहा है, वहाँ पे मेमोरी का था। दिस टेक्निक स्टेट्स दैट यूज द रीऑर्डर बफर टू स्टोर द आउटपुट ऑफ द आउटपुट ऑर्डर सॉरी स्टोर द आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आउटपुट लेटर अपडेट द रजिस्टर फाइल। मतलब इसमें क्या होता है? रीऑर्डर, इसमें इस टेक्निक में क्या करते हैं हम? जो रीऑर्डर बफर है ना हमारा, क्योंकि हमने रीऑर्डर कर दिया है, तो उसको स्टोर करेंगे आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आउटपुट, लेटर अपडेट कर देंगे रजिस्टर फाइल को विद द रीऑर्डर बफर, जिसकी वजह से दिक्कत खत्म हो जाएगी। कंटेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, देयरफॉर डेटा इज सेफ। क्या कहने का मतलब है मेरा? एग्जाम्पल ही सब कुछ क्लियर करता है। I1 के बाद कायदे से तो I2 चलना चाहिए था, ये इन ऑर्डर लिखा है। ठीक है, मगर क्या चल रहा है? आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। I1 के बाद I3 I4 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको वेट नहीं करना।
तो I1 का आउटपुट तो R0 है, R0 है। अगर I3 का जो भी आउटपुट है हम उसको रीऑर्डर बफर में भी सेव कर देंगे, एस नाम के रजिस्टर मान लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर फाइल में। I4 को भी हमने सेव कर दिया रीऑर्डर बफर टी नाम के रजिस्टर फाइल में। जैसे ही I2 की आउटपुट आया, R2 स्टेटस 1 हो गया, तो रीऑर्डर बफर में से एस की, मतलब एस क्या था हमारा, रजिस्टर फाइल थी ना, तो ये R4 रिटर्न कर देगा और टी जो है R3 रिटर्न कर देगा एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, यही कर रहे हैं, R4 R3 रिटर्न कर देगा चेक करने के बाद। हेजार्ड क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया, हेजार्ड बोलो स्टॉल बोलो ये सब क्या होते हैं, डिले होते हैं। डिले, डिले मतलब देरी। डिले इज प्रेजेंट इन द पाइपलाइन ड्यू टू डिपेंडेंसी कंडीशन। ठीक है, डिपेंडेंट है उसकी वजह से डिले हो रहा है। तीन तरह के, अब देखो ये तुम रिलेट कर पाओगे अगर तुमने डिपेंडेंसी अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो। ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपलाइन डिपेंडेंसी देखी, उसी का बस उसको डिपेंडेंसी हटा के हम हैजार्ड देखने वाले हैं। तो थ्री टाइप ऑफ डिपेंडेंसीज एसोसिएटेड विद थ्री टाइप ऑफ हैजार्ड, जो कि स्ट्रक्चरल हैजार्ड, डेटा हैजार्ड, कंट्रोल हैजार्ड। यहाँ बात सुनना, डेटा हैजार्ड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। डेटा हैजार्ड थ्री टाइप में क्लासीफाई होता है, ये हमने पहले भी हिंट दी है, RAW वाली बात हुई थी है ना। तो RAW दैट इज रीड आफ्टर राइट, WAR यानी राइट आफ्टर रीड, और राइट आफ्टर राइट, ये सब हैजार्ड्स हैं। तो ये डेटा हैजार्ड के टाइप है। ठीक है, याद होगा अभी इससे पहले मैं जब मैपिंग तुम्हें बता रहा था वहां बिफोर लिखा था, मैंने बोला था ना जब भी आफ्टर आएगा तो डिले की बात होगी, रीड आफ्टर राइट। ठीक है, तो RAW क्या है, दिस हैजार्ड इज क्रिएटेड इन द पाइपलाइन व्हेन द इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर। ठीक है, ऐसे मत सोचना रीड आफ्टर राइट है तो रीड आफ्टर। देखो ध्यान से सुनना, रीड आफ्टर राइट ये हो रहा है, ये फैक्ट है। फैक्ट है, लिखने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में ना, बिफोर मतलब पहले, ध्यान रखना ये तो पता होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, तो रीड आफ्टर राइट लिखने के बाद तो पढ़ेगा ही ना बंदा, ऐसे समझो, रीड आफ्टर राइट, रीड कर रहे हैं लिखने के बाद, तो ये तो ठीक है, फैक्ट है ये तो। हैजार्ड क्यों है ये, क्योंकि हो नहीं पा रहा है, इसका होने में टाइम लग रहा है, समझ रहे हो, टाइम लग रहा है तो बेचैन था ये। क्या कह रहा है, मैं तो रीड करूंगा बिफोर बिफोर बिफोर, मेरे को चाहिए, मेरे को डेटा चाहिए है ना। तो ये रीड कर रहा है बिफोर इंस्ट्रक्शन आई राइट्स इट। इंस्ट्रक्शन आई जब तक राइट नहीं करेगी, इंस्ट्रक्शन जे रीड कैसे करेगा। तो ये डिले इसको रुकना पड़ रहा है भाई, इसी को हम कहते हैं RAW दैट इज रीड आफ्टर राइट हैजार्ड। तो ये ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है, इसके बारे में बात हो चुकी है। आगे बात करते हैं हमारे WAR के बारे में। दिस हैपेंस, ठीक है, दिस हैपेंस, this hazard is created in the pipeline when the instruction j tries to write the data before। अब तो समझ में आ गया ना कि राइट आफ्टर रीड है ना, राइट करेगा रीड करने के बाद, मगर कर क्या रहा है एक्चुअल में, वो राइट करने की कोशिश कर रहा है, तभी हैजार्ड क्रिएट हो रहा है। इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू राइट डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट, इसको बोलते हैं एंटी डेटा डिपेंडेंसी। स्टॉल्स आर कॉल्ड एज WAR राइट आफ्टर रीड। WAW क्या है, हैजार्ड created in the pipeline when the instruction j tries to write the data before instruction I writes it। इंस्ट्रक्शन जे पहले राइट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो तो बाद में आता है ना। वो जो पिछला एग्जांपल मैंने दिखाया, वो थोड़ा इमेजिन करके चलो कि इंस्ट्रक्शन 4 तो पहले ही राइट कर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 बाद में आता है, मतलब ऑर्डर चेंज है। तो RAR इज नॉट, RAR मतलब रीड आफ्टर रीड, ये रीड रीड में क्या दिक्कत है भाई, रीड आफ्टर रीड कोई हैजार्ड नहीं है, क्योंकि रीड बिफोर रीड जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, राइट में दिक्कत है। तो इंस्ट्रक्शन जे जब भी मैं बोलूँ, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन क्या, इंस्ट्रक्शन आई, मतलब इसको बोल दो I1, इसको बोल दो I2, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो I1 पहले चलेगा। ठीक है, तो अगर I1 इंस्ट्रक्शन जे इनपुट रजिस्टर इक्वल टू आउटपुट रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीवियस वाला आई, यानी आई का जो आउटपुट है ना वो जे का इनपुट है, तो ये ट्रू डेटा हो गया डिपेंडेंसी। कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो इसको यार, दिमाग में रखो, मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आई का जो, ये इसको आई बोलो, नीचे वाली को जे बोलो। ठीक है, आई का जो आउटपुट है ना वो जे का इनपुट है। इस पूरा फ्रेम, ये फ्रेमवर्क कॉपी पे लिख लो, तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि या तो ये हवा में याद रखो तो। ठीक है, हाँ, तो तब होता है ट्रू डेटा, वरना ऐसे है कि
आई का जो इनपुट है ना, वो जे का आउटपुट है। अब जब भी हम नीचे दोनों की बात करेंगे, हमेशा ऑर्डर चेंज करने का सोचना, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर होने वाला है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, हम डिलेस को कम करने के चक्कर में डिपेंडेंसी बढ़ा दे रहे हैं। हाँ, तो आई का जो इनपुट है वो जे का आउटपुट है। तो कायदे से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, मगर जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ, मान लो आई को बाद में इन्होंने चलाया, जे को पहले चला दिया, तो वो जो इनपुट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये एंटी डेटा होता है, इसको बोलते हैं वार। ठीक है, लास्ट वाला आउटपुट आउटपुट बता दिया, आउटपुट डेटा, इसको कहते हैं WAW। तो आउट ऑफ ऑर्डर डिपेंडेंसी, इन ऑर्डर डिपेंडेंसी। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देख लेते हैं पाइपलाइन का स्टॉल्स के साथ। तो वैसे हमने डिस्कस कर रखा है कि स्पीड अप क्या होता है, टीपी अपॉन TN अपॉन टीपी, है ना, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन काउंट इनटू, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है, CPI नॉन पाइपलाइन इनटू साइकिल टाइम नॉन पाइपलाइन, है ना, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, CI कट जाएगा, IC है इंस्ट्रक्शन काउंट। तो ये 100% होता है, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा CPI नॉन पाइपलाइन इंटू साइकिल टाइम नॉन पाइपलाइन अपॉन CPI पाइपलाइन अपॉन इंटू साइकिल टाइम नॉन पाइपलाइन। ऐसे फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आइडियल केस में CPI ऑफ पाइपलाइन इज ऑलवेज वन, बट ड्यू टू डिपेंडेंसी प्रॉब्लम स्टॉल्स आर क्रिएटेड इन द पाइपलाइन। आइडियल केस में तो वन होता है CPI, है ना, और डिपेंडेंसी की वजह से स्टॉल्स क्रिएटेड हो जाते हैं। तो नीचे हमने क्या करा, CPI वैसे तो वन होता है, मगर स्टॉल्स क्रिएट हो गए तो प्लस करके नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और न्यूमरेटर में क्या है, वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज TN। याद है, TN बोलते थे हम इसको न्यूमरेटर में। तो व्हेन द पाइपलाइन स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड, देन वन टास्क एग्जीक्यूशन टाइम इन नॉन पाइपलाइन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन। बार बार बोल रहे हैं, डिस्कस हो रखा है भाई स्टेजेस वगैरह के बारे में। याद था, ऐसे टीपी से टीपी काट देते थे, है ना, S इक्वल टू के आता था, मगर यहाँ पे क्या है, स्टॉल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए वन प्लस, क्योंकि के अपॉन वन को तुम के ही बोला करते थे, है ना। तो ध्यान रखना, व्हेन पाइपलाइन स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस्ड, कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म पाइपलाइन, यूनिफॉर्म डिले है। परफेक्टली बैलेंस स्टेजेस का मतलब है कि सारे जो है यूनिफॉर्म डिले है। ठीक है, सब में सेम डिले लग रहा है। तो एक टास्क एग्जीक्यूशन टाइम नॉन पाइपलाइन का क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन। तो TN इक्वल टू के साइकिल, के साइकिल्स यानी के इंटू टीपी। अंडर दिस कंडीशन टीपी से टीपी कट गया, के अपॉन वन प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज ट्रू व्हेन हैव यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब यूनिफॉर्म डिले हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो ये भी फॉर्मूला लगेगा और दूसरा फॉर्मूला भी लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म वाला। तो व्हेन द नॉन यूनिफॉर्म वाला क्या फॉर्मूला होगा, कभी सोचा है, मतलब यही तो फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म, बस इसको हम क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं। कोई बात नहीं। व्हेन द सिस्टम इज ऑपरेटिंग विद 100% एफिशिएंसी, तो कोई स्टॉल प्रेजेंट नहीं होगा, तो S इक्वल टू के हो जाएगा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वीडियो को पॉज कर लूं, कर लो तुम, अगर क्वेश्चन करना है तो। इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इस तरह से घुस जाएंगे इस क्वेश्चन में ना, तुम बोलोगे कि भाई मजा आ गया, कोई ये क्वेश्चन खामा का बड़ा दिख रहा था, ऐसे बोलोगे। ठीक है, पॉज करना है पॉज कर लो। क्वेश्चन जो मांग रहा है, व्हाट इज एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, फॉर्मूला पहले ही देख लिया, व्हाट इज स्पीड अप, स्पीड अप क्या है, स्पीड अप ये रहा भाई, है ना। एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम नहीं दिखाया क्या तुम्हें, ये देखो, एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम, जो डिनोमिनेटर था उसी की बात हो रही है। तो हमसे डिनोमिनेटर पूछा है और स्पीड अप पूछा है, फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब वैल्यू निकालनी है यहाँ से। एक एक लाइन पढ़ो, चार चार बार पढ़ो। कंसीडर 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, 5 स्टेज है, जरूरी नहीं है रिस्क हो, मगर 5 स्टेज है, विद 2 नैनो सेकेंड क्लॉक विच अलाउज ऑल इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट द ब्रांच इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर। तो देख रहे हो, इस लाइन ने मेरे को समझा दिया कि भाई यूनिफॉर्म डिले है, 2 नैनो सेकेंड की क्लॉक चल रही है, तो टू 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 चल रहा होगा। समझ में, यूनिफॉर्म डिले बता दी इसने, इसने बता दिया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। समझ में आया? तो दो लाइनों ने ही कमाल कर दिया। फिर कह रहे हैं कि अभी पाइपलाइन की बातचीत हो रही है।
ठीक है, मैं कंप्लीटेड तक पढ़ता हूँ। 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विद 2 नैनोसेकंड क्लॉक विच अलाउज all instruction except the branch instruction. Processor stops fetching the following instruction after branch instruction until the instruction execution is complete. ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रही है। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल इन द पाइपलाइन व्हेन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे नीचे प्रोग्राम की बातें हो रही है। ठीक है, टारगेट एड्रेस कब अवेलेबल होगा, या तो बता दो कहाँ पे अवेलेबल होगा या फिर एंड में। तो इन्होंने बोला एंड में होगा, एंड में तो पता ही है, ऑब्वियस है। प्रोग्राम कंटेन्स 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अमॉन्ग देम 40 आर कंडीशनल। ठीक है, 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, 40 कंडीशनल है, 60 जो है इंस्ट्रक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशनल मतलब होता है कि अगर भाई इसको दिक्कत है तब जंप करेगा, नहीं दिक्कत है तो नहीं करेगा। तो 40 तो कंडीशनल है ना। और 40 में से ध्यान से देखना, ऐसे में सोचना कि 30 थे तो 40 60 बांट दिया गया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुक के पढ़ो। मैं इस क्वेश्चन पे टाइम लूंगा क्योंकि इससे तुम्हारा डर खत्म करना है। प्रोग्राम कंटेन 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर दिखा दिया तो तुम बोलोगे भाई क्या क्लियर हुआ है। ठीक है, बस इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अमंग देम 40 आर कंडीशनल। 30% ब्रांच है, तो चलो मैं तुम्हें बाद में ही बताता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लो तुम। देखो कितना बढ़िया से है। यहाँ पे हमने पाइपलाइन का कुंडली लिख दी, पाइपलाइन की। यहाँ हमने प्रोग्राम की कुंडली लिख दी। फिर बचा क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। 5 स्टेज पाइपलाइन थी, 2 नैनोसेकंड की क्लॉक थी, पढ़ा ना तुमने ये। अब यहाँ पे क्या बोला है, allows all instruction except branch instruction, processor stop fetching the following instruction after the branch instruction। ठीक है, मतलब एक बार ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ गई, ब्रांच वाली मतलब जैसे जंप वगैरह हो गया, तो जंप के नीचे वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो ही नहीं अपनी करता, तो कंडीशनल टीओसी, अनकंडीशनल टीओसी, नॉन कंडीशनल टीओसी, यही तो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। विद ट्रू कंडीशन इंस्ट्रक्शन आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ये इंस्ट्रक्शन ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्टॉप्स फेचिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, फॉलोइंग मतलब नीचे आने वाली इंस्ट्रक्शन को, आफ्टर ब्रांच इंस्ट्रक्शन अंटिल द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। और टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल इन द पाइपलाइन व्हेन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ो, टारगेट एड्रेस कब मिल रहा है, जब तक आखिरी स्टेज तक, है ना। तो आखिरी स्टेज तक ये है, यानी हमारे पास ब्रांच पेनल्टी क्या होगी, स्टॉल क्या होगा, 5 - 1। कितनी स्टेज थी, 5 स्टेज थी ना। अब बाकी इंस्ट्रक्शन सही चल रही है, जो इंस्ट्रक्शन ऑप्टिमाइज्ड है वो सही चल रही है। क्लियर है, समझ में आया इतना। अब आते हैं इस लाइन पे, प्रोग्राम कंटेन 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अमॉन्ग देम 40 आर कंडीशनल। चलो ठीक है, प्रोग्राम कंटेन 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 30 ब्रांच है तो अदर ब्रांच के अलावा कौन सी बचेंगी, 70 बचेंगी, तो वो जीरो स्टॉल्स है, यहाँ दिक्कत है। अमॉन्ग देम ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अमॉन्ग देम 40 आर कंडीशनल, तो बची कितनी, 60, जो कि अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल यानी कुछ भी हो जाए कूदना है, ऐसी वाली, तो ये तो स्टॉल पक्का देंगे। अब आगे लाइन पढ़ोगे तो कह रहा है 40 आर कंडीशनल इन विच बोल दिया ना, यानी 40 की बात हो रही है, इन विच 60 ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। यानी 40 जो कंडीशनल वाली है उसमें से 60 जो है वो फॉल्स दे रही है। कंडीशनल जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो जंप कहाँ से होगा भाई, जीरो स्टॉल्स। ठीक है, और जो ट्रू दे रही है वो तो स्टॉल करेंगी। समझ रहे हो, कंफ्यूज मत हो ना कि भाई ये 40 और 60 एक साथ, नहीं नहीं, वो अमॉन्ग देम बोल रहा है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सी स्टॉल्स देंगी। तो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो तरीका क्या है, 0.3 यानी 30%, तो 30, और 0.6 यानी 60%, और मल्टीप्लाई 4 यानी 4 स्टॉल्स। तो एक तो ये अनकंडीशनल टीओसी हमने ब्रांच में से पकड़ ली, समझ में, 0.3 इंटू 0.6 इंटू 4, प्लस प्लस लगाया, 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 4। समझ में आया क्यों गए, क्योंकि ये कंडीशनल भले ही हैं मगर सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, यानी कूद जंप तो होगा ही, जंप स्टेटमेंट से चलेगी, ऐसे समझ लो। तो ये समझ में आया किस तरह से नंबर ऑफ स्टॉल्स हो रहे हैं। तो 0.912, तो एवरेज इंस्ट्रक्शन
एग्जीक्यूशन टाइम। क्वेश्चन में यही पूछा था पहला पार्ट, क्या फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर में ये लिखा था, याद है? डिनोमिनेटर में यही तो लिखा है, 1 + नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इंटू साइकिल टाइम पाइप का। तो 1 + 0.912 इंटू 2 नैनो सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर है? सेकंड बोल रहा है स्पीड अप क्या होगा, के अपॉन लगा दो। ये के क्यों लिखा है पता है? यूनिफॉर्म डिले है, बात हो चुकी है इस बारे में। के यहाँ लिखा है, तो हमारे पास स्पीड अप 2.61 आ गया। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन, रिस्पेक्टिव डिलेज 2 नैनो सेकेंड, 3, 4, 1। इस लाइन ने ये मेरे को समझा दिया कि 4 स्टेज पाइपलाइन है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। याद है नॉन यूनिफॉर्म में क्या करते थे? मैक्सिमम वाला ले लेते थे टाइम डिले, तो 4 नैनो सेकेंड ले लेते थे। आगे बढ़ते हैं। इन द पाइपलाइन ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर नॉट ओवरलैप्ड। पाइपलाइन में ब्रांच इंस्ट्रक्शन ओवरलैप्ड नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं दे रही है। टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल इन थर्ड स्टेज। टारगेट एड्रेस कहाँ हो रहे? थर्ड स्टेज पे। पेनल्टी क्या होगी? 3 - 1। देख रहे हो कितना काम आ रहा है? स्टॉल्स क्या होंगे? 3 - 1। मतलब एक ही बात होती है, पेनल्टी स्टॉल। हाँ, प्रोग्राम कंटेन 40% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज परफॉर्मेंस गेन ऑफ द पाइपलाइन। ये है क्वेश्चन का छोटा पार्ट, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूँ। मतलब तुम्हें लगेगा नहीं, अब तो समझ गए कॉन्सेप्ट। मगर जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा दे रखी होती है ना, वहाँ पे चीज़ें विजुअलाइज करना आसान होता है, अगर बेसिक पता है तो क्वेश्चन में बोला 4 स्टेज पाइप। अभी हम पाइपलाइन की कुंडली निकाल रहे हैं, फिर हम प्रोग्राम की कुंडली निकालेंगे। पाइपलाइन की कुंडली क्या है? 4 स्टेज पाइपलाइन है। 4 नैनो सेकेंड हमारे पास क्लॉक साइकिल है। कैसे 4 कैसे आया? क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्या है? 2, 3, 4, एक में से 4 मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है, खुद ही कह रहा है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर नॉट ओवरलैप्ड या ऑप्टिमाइज। तो यानी ये दिक्कत देंगी, स्टॉल देंगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चक्कर था, है ना? ओवरलैप्ड लिखा है ना ये। व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड। तो ओवरलैप जो करेंगी वो सब स्टॉल्स क्रिएट करेंगी, टाइम लगाएंगी। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन आर नॉट ऑप्टिमाइज, यानी 3 - 1 करेंगे। 3 क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज पे क्या मिल रहा है हमें? टारगेट एड्रेस मिल रहा है। 3 - 1 क्योंकि -1 कर, ठीक है, तो 2 आंसर आ गया, और बाकी इंस्ट्रक्शन 0 स्टॉल्स। अब देखो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन कह रहे हैं प्रोग्राम कंटेन 40% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो 40% ब्रांच हो गई, तो यानी 60 बची नॉन ब्रांच। और ब्रांच ही दिक्कत कर रही है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही है। तो दो स्टॉल लग रहे हैं। तो बताओ नंबर ऑफ स्टॉल्स क्या होंगे? 0.4 × 2। अब तो आसान हो गया ना क्वेश्चन, 0.8। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा है परफॉर्मेंस गेन क्या होगा, तो एस इक्वल टू टी एन अपॉन दिस, 1 + नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन इंटू टीपी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिले में तो यही होता है। तो टी एन क्या होगा? S1 + S2 + S3 S4, सबको जोड़ो। 1 + ये हमने निकाला अभी 0.8 इंटू 4। टीपी की वैल्यू 4 है, ध्यान देना, ये मत भूलना डालना। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कंसीडर अ 5 स्टेज पाइपलाइन, जहाँ पे 4 नैनो सेकंड की क्लॉक है, विदाउट ब्रांच प्रिडिक्शन। विदाउट ब्रांच प्रिडिक्शन, अभी अभी बात हुई है हमारी इसके बारे में, जो वीडियो शुरू करने से। यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम कंटेन 20 इंस्ट्रक्शन, I1 to I20। ठीक है, 20 इंस्ट्रक्शन है मान लेते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शन आर प्रीसीडिंग थ्रू ऑल स्टेजेस। ठीक है। I4 इज एन अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है भाई, कोई कंडीशनल ब्रांच मतलब जंप तो करना ही है। ट्रांसफर द कंट्रोल टू I18, यानी I1 से I20 खामा खा लिख रखी है तुमने इतनी सारी इंस्ट्रक्शन। जब I4 अनकंडीशनल, मतलब मैं तो कूदूंगा, मैं तो कूदूंगा, कहाँ कूदेगा I18 पे? तो बीच की कहाँ गायब हो गई ना। तो ड्यूरिंग व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम? तो बताओ एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा? अब तुम्हें बता रखा है के की वैल्यू 5, स्टेज कितने हैं? 5 है। टीपी हमारा 4 नैनो सेकेंड है, कहाँ मिल रखा है? यहाँ मिल रखा है। क्लियर है। एन की वैल्यू 20 है, जो कि फाइनाइट है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। याद होगा फाइनाइट जब भी होता था तो ईटी पाइपलाइन क्या होता था? K + N - 1 इंटू टीपी। याद करो, कितना अच्छे से समझ में आया था उस दिन, है ना? क्योंकि शुरू में पहली तो के लेंगी, बाकी उसके बाद 1 1 1 1 करके लेंगी, तो K + N - 1 इंटू टीपी। कैच क्या है? कैच क्या है? यहाँ पे एन की वैल्यू 20 नहीं है भाई मेरे, ध्यान देना।
क्यों? क्योंकि अनकंडीशनल ब्रांच लगी है। देखो कैसे, अगर इसका थोड़ा डायग्राम बना के देखें, अभी तुम्हें समझाने के लिए अभी शॉर्टकट बताएंगे, नीचे विदाउट टेबल ट्रिक है ना। तो ये देखो, नीचे मत देखना अभी, मज़ा खराब हो जाएगा। S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है, 5 स्टेजेस थी हमारी। I1 चली, खत्म। I2 चली, I3 चली, I4 चली, ठीक है। I5 I6 I7 I8, I8 तक पहुंचे हम क्यों? क्योंकि I4 के खत्म होने का इंतजार था। यही बात है, यही बातें बाद में आ जाती है, मतलब लिखा है ना विदाउट ब्रांच प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट ही नहीं है, यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम चलने तक का वेट होगा। समझ रहे हो? यहाँ तो चलो बोल दिया था कि थर्ड स्टेज में हमें मिल रहा है टारगेट एड्रेस, यहाँ कुछ नहीं है, विदाउट ब्रांच प्रिडिक्शन, यानी ये फैसिलिटी है ही नहीं इसमें, है ना। तो भले ही हमें कहीं पे भी मिले डेटा, हमें पूरा रुकना पड़ेगा जब तक आउटपुट ना आ जाए। तो I4 का जब तक आउटपुट आता है, तब तक तो हम I8 तक पहुंच जाते हैं। तो I8 आए 9 आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को I4 का डेटा मिल गया ना, मैं खुश हूँ। मगर अब क्या होगा, जैसे ही हमें I4 का डेटा मिला इस पर्टिकुलर यानी 8th साइकिल पे, हमारा प्रोग्राम काउंटर 18 हो जाएगा, I18। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 18 पे I18 पे चला जाएगा, क्योंकि अनकंडीशनल जंप है। तो नेक्स्ट से I18, फिर चलेगा I19, पूरा चलेगा, I20 चलेगा, है ना। तो समझ रहे हो, I1 I2 I3 I4 ऐसे करके 8 तक गया। 8 तक क्यों गया, समझ में आया? क्योंकि 4 को ऐसे नहीं कि तुरंत पहली स्टेज पे ही थोड़ी पता चल जाएगा भाई, आखिरी में जाके पता चलेगा डेटा मिले। तो आखिरी तक पहुंचे तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर I18 हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। I9 था पहले, I9 लिखा है, नहीं दिख रहा तो ये कट के 18 हो गया। तो I18 I20 I19 I20। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि साइकिल यहाँ पे 20 नहीं लगेंगी, 11, 11 इनपुट ही चलेंगे, ठीक है। तो हमारा ईटी पाइपलाइन हो गया 5 + 11 - 1 × 4 नैनो सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में 4 दे रखा है। क्लियर? 4 नैनो सेकेंड क्लॉक। तो हमारा आंसर आ गया 60। या विदाउट टेबल की ट्रिक देखें तो 1 से लेके 4 तक तो चलना ही है, 4 आ गया। समझ में आया? वो 4 स्टॉल्स होंगे कैसे? क्योंकि हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारा पूरे साइकिल्स खत्म होने के बाद टोटल स्टेजेस कितनी है, 5, 5 - 1 ब्रांच पेनल्टी 4, ठीक है। अब जैसे ही 4 चलेगा, I18 से I20 तक जाएगा, 18 19 20 दैट इज 3, टोटल 11। यहाँ से भी 11 आ रहा है, ठीक है। इस 11 को यहाँ डाल देंगे और आंसर निकालेंगे। तो एक बार जब ये तुम बनाना बढ़िया से सीख जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग खुल जाएगा। अब ये है वो क्वेश्चंस जो इतने जरूरी होते हैं, क्योंकि अब इन ऑर्डर आउट ऑर्डर ये सब हमने देखा था ना, आउट ऑफ ऑर्डर। अब है कि हाउ मेनी RAW WAR एंड WAW हैजार्ड्स आर पॉसिबल। अगर तुम समझ गए ना, इस वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो निकालने की, ठीक है। मैं बताऊं सॉल्यूशन? ठीक है। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला है। जुगाड़ कुछ नहीं है, सॉल्यूशन ये रहा, और बार बार ऊपर ना करना पड़े तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अच्छा करा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं RAW मतलब ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। ट्रू डेटा डिपेंडेंसी मतलब कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक वाला देखेंगे। जैसे यहाँ देखो, R0 हमें क्या चाहिए, इनपुट में चाहिए, मगर यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है, यानी I2 डिपेंडेंट ऑन I1 R0 की वजह से। क्लियर है? I3 को देखो, I3 में हमें R1 चाहिए, R1 जो है इसका आउटपुट आ रहा है, तो I3 डिपेंडेंट ऑन I2, किसकी वजह से, R1 की वजह से। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई I0 R0 भी तो चाहिए, R0 यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट चाहिए। तो भाई जब I2 वेट कर रहा था ना R0 का, तो ये भी लोग भी वेट कर रहे थे। समझ रहे हो? तो R0 इसको मिल गया तो इसको तो मिल ही जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि टू डेटा डिपेंडेंसी में एडजेसेंट ही देखते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी समझ में आएगा तुम्हें जब बाद में औरों के लिए चेंज होगा, ठीक है, तब बताऊंगा। मगर ये समझो कि अब R0 मिल चुका है तो टेंशन लेने की बात नहीं है हमें इसके लिए। ये सिर्फ डेटा डिपेंडेंसी कहलाएगी, ये ट्रू नहीं कहलाएगी, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो एनीवेज R1 यहाँ से इमीडिएट देखना है, R2 इमीडिएट देखना है, यानी R4 कह रहा हूँ, I4 I3 पे डिपेंडेंट है फॉर R2,
सिमिलरली ये जीरो लिखा है, हाँ, आई 5 डिपेंडेंट आई 4 पे फॉर आई 0, और आई 6 डिपेंडेंट आई 5 पे फॉर आई 2। क्लियर, तो हमारे पास 5 RAW, रीड आफ्टर राइट हैजार्ड हो गया। अब बात करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की। अभी तो हमने इन ऑर्डर देखा है, आउट ऑफ ऑर्डर यानी कुछ भी इधर उधर देख लो, आगे पीछे जो मर्जी। तो ये हमारे पास राइट आफ्टर रीड। चलो भाई देखते हैं, राइट आफ्टर रीड इसमें क्या होता है, आउटपुट रजिस्टर इज इक्वल्स टू इनपुट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन जे इंस्ट्रक्शन आई, मतलब ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है, तो प्रीवियस का जो इनपुट होगा वो यहाँ पे आउटपुट हो रहा होगा। देखो जैसे I2 का आउटपुट है R1, और प्रीवियस में R1 जो है इनपुट है। समझ में आया? तो हमारे पास I2 I1 बिकॉज ऑफ R1 आया। फिर आते हैं R2 यहाँ पे चाहिए I3 को, और भाई I2 में तो इनपुट है, तो I3, मगर 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 ये देखो R2 यहाँ पे भी मौजूद है ना। मतलब कहने का मतलब है कि तुम्हारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट होगा वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का इनपुट ना हो जाए। तो यहाँ दोनों में I1 और I2 दोनों में है R2। तो यहाँ यहाँ पे इसलिए I3 डिपेंड करता है R1 पे, और I3 डिपेंड करता है R2 पे फॉर WAR। ठीक है, फॉर R2। आया समझ में? अब I4 को देखो, R0 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, R0 पहले में नहीं है, इनपुट में देखना है इसका आउटपुट, यहाँ इनपुट में देखो, सेकंड में दिख गया, थर्ड में दिख गया। तो I4 के लिए सेकंड और थर्ड, समझ में? I5 के लिए देखो R2 कहाँ कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड, आई फाइव में फर्स्ट सेकंड, और फोर्थ में भी देखो, समझ में आया? I6 में कहीं नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। तो 8 हो गए टोटल। तो यहाँ देख रहे हो, जरूरी नहीं कि कौन इमीडिएट देखना है, नहीं, पीछे जितने भी हो चुके हैं उनमें से। अब देखते हैं आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हैजार्ड, दूसरा वाला जो कि आउटपुट रजिस्टर या आउटपुट रजिस्टर के बराबर है। ये बहुत सिंपल है पता लगाना। देखो मैं I1 से ऊपर, तो I1 तो टोटली इंडिपेंडेंट होता है क्या, आर R1 ऊपर है क्या, नहीं है, R2 ऊपर है क्या, नहीं है, R0 ऊपर है, हाँ। तो I4 डिपेंडेंट है I1 पे, देख रहे हो, सो WAW। फिर आता है R2 है क्या ऊपर, हाँ है I3 पे। तो ये तो आसान था। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि कितने, हाउ मेनी RAW, WAR एंड WAW है, तो 5 8 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉन लीनियर पाइपलाइन की। हुआ क्या था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था 2014 में, ठीक है, 13 या 14 में, मगर ये सिलेबस के बाहर का है, स्टिल आ गया था 2 नंबर का। तो क्या करें भाई, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने पहले भी बात कर रखी है जब भी नॉन लीनियर की बात हुई थी। ठीक है, कंटेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कनेक्शन, सो रिजर्वेशन टेबल इज यूज्ड, बताया हुआ है रिजर्वेशन टेबल यूज होती है। देखो ऐसे मत बोलना कि बताया नहीं था, देख लेना ठीक है जाके एक बार, पिछली वीडियो 13 14 ये सब, ये रेफरेंस वहीं से देखो। इसमें क्या है कि एक स्टेज का यूज बार बार हो रहा है, देखो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, उसके बाद स्टेज 2 दोबारा यूज हुआ, देख रहे हो? मल्टीपल एक्स मतलब पैरेलल यूज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, पैरेलल यूज हो रहा है अलग अलग स्टेजेस का। तो मल्टीपल एक्स shows repeated use of some stages, continuous x shows extended use of some stages, सेम स्टेजेस। ठीक है, continuous x बता रहा है एक्सटेंडेड यूज, और मल्टीपल एक्स बता रहा है रिपीटेड यूज। यहाँ पे एग्जीक्यूशन बात क्या है, S1 से S2 S3, फिर S2, फिर S1, फिर आउटपुट एंड आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आया था, उसमें वो भी क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे हम, टेंशन मतलब। लीनियर पाइपलाइन में लेटेंसी 1 होती है, लेटेंसी क्या होता है, नॉन लीनियर पाइपलाइन में लेटेंसी डिपेंड करती है रिजर्वेशन टेबल पे। लेटेंसी मतलब है, ये भी बता चुके हैं, मींस क्लॉक साइकिल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इनिशियलाइजेशंस इन द पाइपलाइन। याद है हम मतलब क्लॉक साइकिल जब भी देखते थे हम, 2 - 1 4 - 3 ऐसे करते थे, हाँ वो हमेशा लेटेंसी 1 आती थी। तो लेटेंसी मतलब क्लॉक साइकिल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशियलाइजेशंस। तो इन नॉन लीनियर पाइपलाइन, सम ऑफ सम ऑफ द लेटेंसी कॉज द कोलिजन कॉल्ड फॉरबिडन लेटेंसी, या इसको हम नॉन परमिसेबल, परमिसेबल मतलब इस तरह से मान लेना, परमिशन नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली काम होने की, अभी तुम्हें समझाएंगे कैसे। एंड सम ऑफ द लेटेंसी डज नॉट कॉज कोलिजन, और उनको बोलते हैं परमिसेबल यानी फॉरबिडन लेटेंसी। परमिसेबल
ठीक है, यानी ओके ओके है, कोलिजन नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है तो जाने दो। तो टू फाइंड आउट फॉरबिडन लेटेंसी वी नीड टू टेक द क्लॉक साइकिल डिफरेंस बिटवीन एनी टू चेक मार्क्स। ठीक है, हमें कोई भी दो चेक मार्क्स के बीच में क्लॉक साइकिल डिफरेंस देखना है फॉरबिडन लेटेंसी निकालने के लिए। तो अगर रो वन में देखोगे तो ये देखो, ये 5 पे है, साइकिल 5 पे है, और ये 1 पे है, तो 5 - 1 क्लियर है। तो हमारे पास S1 के लिए 5 - 1 हो गई, S2 के लिए 4 - 2 हो गई, दैट इज 2। और S3 में तो है ही नहीं, तो नो कोलिजन। क्लियर है। तो कोलिजन वेक्टर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन रिजर्वेशन टेबल, दैट इज CN C ऐसे करके चलेगा, C3 C2 C1 कोलिजन वेक्टर डिफाइन होता है। N क्या है, नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द इनपुट। ठीक है, और जीरो डिफाइन करता है नो कोलिजन, वन डिफाइन करता है कोलिजन। तो विद रिस्पेक्ट टू गिवन टेबल कोलिजन वेक्टर क्या होगा, एक बार बताओ, कोलिजन कहाँ कहाँ हो रहा है? 2 पे, 4 पे, लिखा है ना यहाँ पे, 4 और 2 पे कोलिजन हो रहा है। अभी हमने यही तो चेक करा। तो इसका मतलब है कि 5 - 1 मतलब कोलिजन, 5 - 1 कर दिया, 4 पे आ गया, तो ये हमने फॉरबिडन लेटेंसी निकाल दी। अब 4 और 2 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 कर देंगे। क्लियर है। तो बाकी बचे 0 1 3 और 5 में 0 0 0 लगा। तो ये बना हमारा कोलिजन वेक्टर। अगर पेपर में एक नंबर का सवाल आता है तो कोलिजन वेक्टर क्या है वो बताना होगा। ठीक है, वरना क्या बनेगा, देखो, लेटेंसी सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू C1। तो अगर हमारा, देखो, C1 है ना, C1 क्योंकि मैंने बताया कि C2 C4 में दिक्कत होगी, तो हम C1 C3 C5 के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने वही करा। C1 कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे तीन तीन ही है ना सर, यहाँ पे स्टेज 3 है, 1 2 3 है ना, तो हमने स्टेज 1 2 3 ली। हाँ, 1 2 3 ली। और हमने 1 स्टार्ट करा अपना सेम पैटर्न में जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे हमें बताया गया है, 1 1 1 1 1। तो 1 से लेके 5 तक चला ये। अब सेकंड वाला जो है वो इमीडिएटली आ जाएगा, 2 2 2 2 2। अब थर्ड वाला जो आएगा वो क्या, वो यहाँ आ सकता है तीसरी साइकिल पे, तो 3 यहाँ पे आएगा तो चौथे पे टकरा जाएगा नहीं। 4 यहाँ पे आ सकता है नहीं, तो यहाँ पे भी टकरा जाएगा। ये दोनों फील्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ही आएगा सेवेंथ पे, 3 3 3 3 3। ठीक है, ऐसे ही 4 4 4 4 जाएगा। तो लेटेंसी साइकिल क्या हो गई, सेकंड वाला तो 2 पे था, फर्स्ट वाला 1 पे, तो 2 - 1। ठीक है, थर्ड वाला कहाँ पे था, सेवेंथ पे। ये थर्ड साइकिल यहाँ से शुरू है ना, पहली दो तो एक साथ चली गई, तीसरी वाली रुक के गई। कितना रुकी, सेवेंथ साइकिल पे शुरू हुआ, सेकंड वाला सेकंड पे शुरू हुआ, तो 7 - 2 दैट इज 5। फिर आगे जाके देखोगे तो 8 - 7 1, 13 - 8 5। तो समझ में आ रहा है 1 5 1 5 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, 1 5 1 5 1 5। तो टोटल एवरेज लेटेंसी क्या हो गई, 1 + 5/2 दैट इज 3। अब हम विद रिस्पेक्ट टू C3 देखें तो C3 कहने का मतलब है कि हम एक कदम आगे से शुरू करने वाले हैं, फोर्थ से। समझ में आया, मतलब जैसे यहाँ पे फॉरबिडन लेटेंसी हमारी फोर्थ थी ना, तो कहने का मतलब था फिफ्थ से दिक्कत आ रही है। क्या फोर्थ में दिक्कत है, नहीं, फिफ्थ से दिक्कत आ रही है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड वाला वो जो C3 लिखा है वो उसमें 2 यहाँ से शुरू होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 हो गया, 3 क्या यहाँ से शुरू हो सकता नहीं है, यहाँ पे टकरा जाएगा, 3 यहाँ से शुरू होगा। तो ऐसे V बनाना है। क्लियर है। मैं बड़ा इनफॉर्मली बता रहा हूँ, मगर तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 4 - 1 क्यों करा, क्योंकि 4 और 1 कॉन्जिक्यूटिव देखना ना, 1 और 2 के बीच में कितने का गैप, 4 - 1। 3 और 2 के बीच में 7 - 4। तो ये 3 3 3 3, एवरेज लेटेंसी 3 आ गई। यहाँ की बात करते हुए रिस्पेक्ट टू C5, तो यहाँ पे जो है C5 बोला तो 6 से शुरू करना है, तो सेकंड देख रहे हो, 1 पूरा हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म, यहाँ से ऐसे करके 3 जो है वो देख रहे हो नेक्स्ट पे यहाँ शुरू हो गया। थोड़ा संभल के चलना, ऐसे मत बोलना कि एक बार 1 के खत्म होने का हमने इंतजार करा तो 2 के भी खत्म होने का, नहीं नहीं। चेक करो क्या, यहाँ तो देखो फील्ड ऑलरेडी है ना, हम पहले ही देख चुके हैं ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न नहीं देखा हमने। तो जैसे ही 2 खत्म, 3 से शुरू, यहाँ से शुरू कर देंगे, फिर 4 पूरा चलेगा, 5 यहाँ से। कहने का मतलब है साइकिल लेटेंसी होगी, 1 के बाद 6 पे आ रहा है ना 2, तो 6 - 1। 3 तो 7 पे आ रहा है, तो 7 - 6, तो 1 5 1 5। अगेन एवरेज लेटेंसी 3 आ गई।
ये ऐसी आती ही नहीं है मगर आ गई है। एक्चुअल में एवरेज लेटेंसी अगर मान लो ऊपर की 1 2 3 होती तो सबसे कम वाली लेते। ठीक है। तो सबसे कम जो लेटेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये टॉपिक 16 हम कल से शुरू करेंगे। तो बस ये ऊपर की लाइन पढ़ानी थी। मिनिमम एवरेज लेटेंसी पेपर में पूछा जाएगा, मिनिमम एवरेज लेटेंसी क्या होगी। तो मिनिमम देखना है 3 3 3, तो में से तो 3 मिनिमम है। सो फॉर प्रोसेसिंग इनपुट यू मे चूज एनी ऑफ द C1 C2 C3 लेटेंसीज। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, जो मिनिमम होती है हम वो यूज करते हैं वैसे। इस केस में बाय चांस तीनों सेम आ गई। ठीक है। तो मिनिमम एवरेज लेटेंसी पूछा गया था। ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट में। होप समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और नया सीखे होगे। क्वेश्चन लगाना बस।